अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, मुझे आवाज का बता दें, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज क्लियर है? वॉइस इज वेरी क्लियर, जस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ये कर ले पहले आप लोग। ऐसी तो करने वाली चीज करनी नहीं है, ये बातें करवा ले इनसे। बस खाली मुझे आवाज का क्लियर करके बता दें, आगे फिर मैं स्टार्ट। ठीक है जी। लास्ट हमने टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो क्लियर किया था। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई की, उसको हम डिस्कस करते हैं। एक दफा मुझे बस आवाज से क्लियर कर दें, फिर हम विदाउट एनी मतलब डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। कल हमने डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, उसको कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, उसको हमने कल डिस्कस किया था, क्या है क्या नहीं है, किस तरह से हम उसको डिटरमिन कर रहे होते हैं। ये हमने कल क्या किया था, सारा डिस्कस किया था। टाइम ऑफ सप्लाई करने के बाद थोड़ा हौसला हुआ कि यार सेल टैक्स जो है, सेल टैक्स इजी है, इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों ने उसको वैसे ही समझा हुआ। थोड़ा हौसला हुआ। अब हम बात करते हैं
वैल्यू ऑफ सप्लाई की देखिए, हमें लग गया पता कि सप्लाई क्या होती है, हमें इसका चल गया पता। सप्लाई किस टाइम के ऊपर रिकॉर्ड होगी, किस टाइम पे हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जो टाइम ऑफ सप्लाई है हमें उसका भी लग गया पता कि टाइम ऑफ सप्लाई हमारी क्या होती है। यानी अगर अभी तक की हम बात करें, हमें पता है कि सप्लाई हमारी क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। हमें पता है किस टाइम के ऊपर हमने रिकॉर्ड करनी है, ये भी हम क्या करते हैं, हम जानते हैं, हमें स्ट्रेस के बारे में पता। अब सवाल है वैल्यू क्या होगी, किस कीमत के ऊपर, किस वैल्यू के ऊपर हमारी सप्लाई डिटरमिन होनी चाहिए, उसके बारे में हमने अब क्या करना है, डिस्कस करना है। वैल्यू सप्लाई की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, आप इसे कह सकते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से अगर आप देखें तो आपको न्यूमेरिकल्स की बेस इसमें से मिलेगी। न्यूमेरिकल्स में कैसे डिटरमिन करनी है वैल्यू, क्या है क्या नहीं है, किस तरह से हम लेके चल रहे होंगे, उसकी बेस आपको यहाँ से मिलेगी। इसमें से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आएगा, इसमें से जो सिनेरियोज वगैरह हैं वो भी क्या हो रहे होंगे आपको आ रहा होगा। तो वैल्यू सप्लाई जो है वो आपके लिए क्या है, सुपर इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वैल्यू सप्लाई समझ आ जाती है तो आप इनेबल हैं कि आप सेल्स एक्सपेरिमेंट न्यूमेरिकल जितने भी हैं उन्हें कर सकते हैं, उसमें से आप मार्क्स जो है वो सिक्योर हो सकते हैं। अब वैल्यू सप्लाई का मतलब क्या है कि हमने देखना है कि वो कौन सी कीमत है, वो कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर क्या की जाएगी, जिसके ऊपर सप्लाई जो है उसके डिटरमिन की जाएगी। बिकॉज इस कीमत के ऊपर क्या किया जाएगा, इस कीमत के ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जा रहा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज बेचते हैं 1000 रुपए की, तो कहते हैं जी 1000 रुपए की चीज बेची है, इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे, वो कितना बनेगा, 180 रुपए होगा। तो ये है हमारी वैल्यू सप्लाई। दरअसल वैल्यू सप्लाई क्या है, ये वो प्राइस है, ये क्या है, ये वो प्राइस है, ये वो कीमत है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, सेल्स टैक्स लगा रहे होंगे। और ये वो प्राइस होती है जिसमें हर तरह के चार्जेस, ड्यूटीज, प्रोविंशियल, फेडरल, हर तरह के शामिल होते हैं। और इसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, अपना सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वैल्यू सप्लाई कह रहे होते हैं। तो समझ आई वैल्यू सप्लाई क्या है। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ये वो वैल्यू है, ये वो कीमत है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होगा। चलते हैं इसको बाद डेफिनेशन देखते हैं, क्या डेफिनेशन क्या डेफिनेशन नहीं है। कहते हैं जी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, बेसिकली ये कंसिडरेशन है, अमाउंट है, रकम है जो आप क्या कर रहे हैं, कैश की फॉर्म में, पैसों की फॉर्म में वसूल कर रहे हैं। इसमें तमाम ड्यूटीज, टैक्सेस सब कुछ शामिल है। इसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू सप्लाई कहते हैं। इसमें बस सेल्स टैक्स जो है वो शामिल नहीं होता, बिकॉज इस कीमत को हम डिटरमिन करते हैं। और इस कीमत में हम क्या करते हैं, हम जो है वो वैल्यू सप्लाई के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पड़ी हुई है, मैं इसका पहले ढक्कन बंद कर लेता हूँ बिकॉज मैं जरा जितना आजकल एब्सेंट माइंडेड हूँ ना, जितने मेरे क्राइसिस शुरू हो गए होंगे तो मैं फिर बंद कर लूँ तो फिर मेरे मोबाइल लैपटॉप पे गिर जाएगा। अब ये एक कोक की बोतल जो है ये इन्होंने क्या करनी है, बेचनी है। अब इसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। अब क्वेश्चन है कि किस के ऊपर, किस अमाउंट के ऊपर हम सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, वैल्यू सप्लाई कहला रही होगी। अब जो दुकानदार है, जो बेचने वाला है, वो क्या कहेगा, वो कहेगा यार ये जो है 50 रुपए की बोतल है, इसके ऊपर आप हमें टैक्स देंगे और वो कितना बनेगा,
₹9 बन रहा होगा और मैं 59 रुपीज पे करके आ रहा होगा। तो वैल्यू सप्लाई क्या है? ये वो अमाउंट है जिसमें हर तरह के टैक्सेस, हर तरह की अमाउंट, हर तरह की ड्यूटीज जो हैं वो शामिल होती हैं एक्सेप्ट सेल्स टैक्स। तो वो हमारी क्या कहला रही होती है? वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला रही होती है। इज दैट क्लियर? सर स्लाइड्स कितनी प्यारी हैं। ये तो कुछ नहीं है, अभी तो आपको असल स्लाइड्स जो हैं दिखानी है, होती क्या है? ये तो अभी कुछ भी नहीं। अब वैल्यू सप्लाई में हमने क्या करना है हकीकत में, ये तो हमें लग गया पता कि वैल्यू सप्लाई क्या है। वैल्यू सप्लाई है कि वो वैल्यू, वो कीमत जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई कह रहे होंगे। वो अमाउंट, वो वैल्यू, वो कीमत जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा होगा उसे हम क्या कह रहे होंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई किया। वैल्यू सप्लाई जो है वो हम कंसिडर कर रहे होंगे। अब आगे जो है ना इम्पोर्टेंट चीज वो क्या है कि वैल्यू कौन डिटरमिन करेगा? एक तो मैन्युफैक्चरर जो है, जो बेचने वाला है, वो वैल्यू डिटरमिन कर रहा होगा। लेकिन एफबीआर भाईजान जो है ना, एफबीआर भाई साहब के पास भी पावर्स होती हैं कि ये किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर रहे होते हैं। जैसे टेक एन एग्जांपल, आपके पास कोई प्रोडक्ट ए है, आप इस प्रोडक्ट ए को बेचना चाहते हैं, आप इसको सेल करना चाहते हैं 1500 रुपए का, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एफपीआर आपके पास आता है और एफपीआर कहता है कि हम इसकी वैल्यू फिक्स कर रहे हैं 1800, तो अगर एफपीआर ने वैल्यू फिक्स कर दी तो आप कभी भी इसको इससे कम के ऊपर सेल नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं ये अपना जो है इसको सेल करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 1500 का बेचूं, लेकिन एफपीआर वाले कहते हैं नहीं आप इसको 2000 का बेचेंगे, तो मैं 2000 से कम नहीं बेच सकता। मेरी दुकान है, मैं बेचना चाहता हूँ, बढ़ाएंगे, एफबीआई वाले कहेंगे अस्सलाम वालेकुम आप इसको सिर्फ इतने का ही बेच सकते हैं, तो मैं फिर उससे कम नहीं बेच सकता। तो ये रूल जो है आप याद रख लीजिएगा। रूल हमारे पास क्या होता है? एफबीआर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, जो इसमें से हायर होगी वही हमारी क्या होगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। मतलब क्या कीमत एफबीआर ने डिटरमिन की है, क्या कीमत एफबीआर ने बता दी है वो, और मैं एक्चुअल पे कितने का बेचना चाह रहा हूँ वो, जो इसमें से हायर अमाउंट होगी वही मेरी क्या कहला रही होगी? वही मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? इस रूल को लिख लो। आपको किसी भी किताब में ये रूल जो है वो नहीं मिल रहे होते कि क्या है और क्या नहीं है। तो हमारे पास रूल क्या है कि एफबीआर की वैल्यू जो उसने बता दी है, और जो मैं एक्चुअल कितने पे सेल करना चाह रहा हूँ वो, जो इनमें से हायर अमाउंट होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। इस रूल को कहीं पे लिख लें। आपको 1134 दफा कहा हुआ है, नहीं वो तो कल था, आज 135 हो गए हैं। फिर जब आप लेक्चर ले रहे हो तो आपके हाथ में रजिस्टर होना चाहिए, या एटलीस्ट वो कोई स्टिकी नोट्स या कोई डायरी होनी चाहिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखे हों। तो ये प्रिंसिपल, ये असूल जो है लिख लीजिएगा। वो क्या है कि एफबीआर की वैल्यू, जो एफबीआर ने किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे वो इंपोर्ट्स के केस में है चाहे वो लोकल सप्लाई के केस में है, जो उसने डिटरमिन कर दिया वो, और एक्चुअल वैल्यू भी चाहे इज हायर, उस पे क्या की जाएगी? हमेशा वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन की जा रही होगी। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं, एफबीआर ने उसकी वैल्यू डिटरमिन कर दी है 2200 रुपया, आप 2100 पे बेचना चाहते हैं। अब जरा 2200 के ऊपर 18% लगाएं, बताएं कितना टैक्स बनता है? 2200 का 18% नहीं कितना बनता है?
396 और 2100 का 18% ले कितना बनता है? अरे यहाँ पे कुछ हो रहा है यार। 378। अब देखें एफपीआर ने अगर वैल्यू डिटरमिन कर दी है ना 2200 रुपया, अब एफपीआर को जब भी ये प्रोडक्ट बिकेगी उसके ऊपर ये 396 का ही टैक्स चाहिए। क्या होगा? 396 का ही टैक्स जो है उसको चाहिए होगा। अगर आप 2100 की बेच देते हैं उसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा? 378 का। एफबीआर नहीं मांगेगा, वो कहेगा जब मैंने कह दिया था 2200 से कम तुम नहीं बेच सकते, तुमने क्यों बेची है? 2200 के ऊपर 396 का टैक्स आना चाहिए था। मुझे नहीं पता, जहां से मर्जी पैसे लेके आओ, बट आपने क्या करना है? 396 ही जमा करवाना है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जे। प्रोडक्ट जे जो है उसकी एफबीआर ने वैल्यू डिटरमिन की है फॉर एग्जांपल 10,000 और आप उसको एक्चुअल में बेच के आते हैं 12,000 का। अब क्या होगा? क्या 10,000 के ऊपर हम वैल्यू सप्लाई रिकॉर्ड कर रहे होंगे? नहीं। एफबीआर बड़ा चालाक है, उसे पता है कि अगर हम 10,000 के ऊपर लेंगे तो इसके ऊपर टैक्स कितना बनेगा? 1800 बनेगा। अगर हम 1200 के ऊपर लेंगे तो इसके ऊपर टैक्स बन रहा होगा 2160 रुपए। तो एफबीआर कहता है कि यार कोई मसला नहीं है, आप एक्चुअल अगर महंगी बेच रहे हैं तो आप क्या करें? महंगी के ऊपर ही रिकॉर्ड कर ले। तो रूल क्या है? एफबीआर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज हायर, उसके ऊपर क्या होगी? हमारी वैल्यू सप्लाई रिकॉर्ड हो रही होगी। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोडक्ट जो है जिसकी एफबीआर ने डिटरमिन कर दी है वैल्यू कोई भी, आप वैल्यू है 20,000 और आप बेचना चाहते हैं 18,000 के ऊपर, मतलब आप इसको बेचना चाहते हैं डिस्काउंट के ऊपर। तो क्या आप चीजों को डिस्काउंट के ऊपर बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? आपके सामने ये रूल लिखा हुआ है। इस रूल के मुताबिक एफबीआर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज हायर वही हमारी वैल्यू सप्लाई होगी। तो क्या इस रूल के बाद हम चीजों को डिस्काउंट के ऊपर बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? बताएं। अब नहीं बेच सकते, तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? अगर मैं डिस्काउंट पे बेचना चाहूं, अगर मैं डिस्काउंट के ऊपर बेचना चाहूं तो क्या मैं इसको बेच सकता हूं कि नहीं बेच सकता? बताएं। अब द आंसर इज दैट कि डिस्काउंट पे बेचना तो मेरा बिजनेस का राइट है और मुझे डिस्काउंट के ऊपर बेचना चाहिए भी, लेकिन डिस्काउंट के ऊपर बेचने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर मैं उन कंडीशंस को फुलफिल कर दूं तो फिर ही क्या होगा? मैं उसको डिस्काउंट के ऊपर बेच सकता हूं। वो कंडीशन कौन सी है वो हमने यहाँ पे देखनी है। तो डिस्काउंट के ऊपर अगर सेल्स करनी हो तो डिस्काउंट के ऊपर अगर हमने कोई भी सेल करनी है, उसको सेल करने की जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है? उन कंडीशंस को हमने फुलफिल करना है, उन कंडीशन को हमने देखना है क्या है और क्या नहीं है। तो रिमेंबर ये डिस्काउंट वाला पॉइंट, अगर आप कहते हैं पूछते हैं बताएं न्यूमेरिकल्स में कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट है जो हमेशा आनी ही आनी है, तो डिस्काउंट वाली एडजस्टमेंट आपको उसने पेपर में पूछनी है। ये एडजस्टमेंट उसने पेपर में आपसे पूछनी है। तो डिस्काउंट क्लेम करने की कंडीशन क्या है? ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी आ सकता है, ये न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी आ सकता है। तो डिस्काउंट क्लेम करने की दो कंडीशंस हैं और इन दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है। डिस्काउंट क्लेम करने की
दो कंडीशंस हैं, उन दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है। वो कंडीशन क्या है? सबसे पहले जो भी आपकी डिस्काउंटेड प्राइस होगी वो इनवॉइस के ऊपर क्या होनी चाहिए? मेंशन होनी चाहिए। मतलब ये आपके पास टैक्स की इनवॉइस है, इस टैक्स इनवॉइस के ऊपर लिखा हो कि एक्चुअल प्राइस मेरी ये थी, डिस्काउंट मेरा ये था, डिस्काउंटेड प्राइस मेरी ये थी। तो रिमेंबर, डिस्काउंटेड प्राइस हमेशा मेंशन होनी चाहिए। डिस्काउंटेड प्राइस हमेशा मेंशन होनी चाहिए। नंबर 2, जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस में आपका क्या होना चाहिए? बिजनेस कंफर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए, कि वो ना हो कि आप एक आधे को डिस्काउंट दें, नॉर्मल डिस्काउंट नहीं देते, बल्कि हर एक पर्सन को ही डिस्काउंट दे रहे हैं। और फॉर एग्जांपल 10% है और 10% ही डिस्काउंट दे रहे हैं। कोई स्पेशल कस्टमर नहीं है कि आपके पास कोई स्पेशल कस्टमर आ गया, उसको आपने 15% डिस्काउंट दे दिया, उसको आपने 20% डिस्काउंट दे दिया, ऐसा नहीं है। आप हर एक को डिस्काउंट देंगे तो एक ही परसेंटेज के ऊपर देंगे। और डिस्काउंट जो है वो हमेशा क्या होगा? आपकी इनवॉइस के ऊपर मेंशन होगा। अगर ये सीन है तो फिर क्या होगा? आप डिस्काउंट को क्लेम कर सकते हैं, आप डिस्काउंट के ऊपर चीजों को बेच सकते हैं। अगर इन दोनों में से एक चीज भी वायलेट हो गई, मतलब अगर आपने डिस्काउंट को शो नहीं किया, आपने इनवॉइस को ऊपर डिस्काउंट की अमाउंट नहीं लिखी, या डिस्काउंट जो है वो आपका बिजनेस कंफर्मिटी के मुताबिक नहीं था, कोई पर्सन ए आया उसको 10% डिस्काउंट दे दिया, पर्सन बी आया उसको 15% डिस्काउंट दे दिया, को पर्सन सी आया उसको हमने 15 डिस्काउंट दे दिया, अगर ये काम कर रहे हैं तो फिर हम इसके ऊपर आपको डिस्काउंट अलाउ नहीं हो रहा होगा। तो ये दो कंडीशंस जो हैं ये आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। इन दो कंडीशंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अब पेपर में आपका 2 मार्क्स का सवाल आ सकता है कि बताएं सेल्स टैक्स में डिस्काउंट क्लेम करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है जिनका फुलफिल होना लाजमी है। तो ये याद रहेंगी। अब डिस्काउंटेड सेल्स आप कर सकते हैं। डिस्काउंटेड सेल्स क्लेम करने का असूल क्या है, ये हमने आपके सामने लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बार बार रिवाइज करने में बैठ जाऊँ ना तो मेरा सिलेबस खत्म हो गया। आप अटेंटिव होके बैठा करें या अपने इंटरनेट तेज करवाएं। सर रिपीट कर दें। भाई क्या रिपीट करूं, क्या रिपीट करूं? दो ही बातें हैं, एक तो इनवॉइस के ऊपर आप कल को जाते हैं, आप अगर जैक जी से कोई सामान परचेज करते हैं तो वो जो आपको इनवॉइस देगा उस इनवॉइस के ऊपर नंबर 1 डिस्काउंटेड अमाउंट लिखी होनी चाहिए। पहली बात, जो आपको इनवॉइस दी जाएगी उसके ऊपर डिस्काउंट की अमाउंट लिखी होनी चाहिए। और नंबर 2, डिस्काउंट सबके लिए ही है। मतलब अगर आपने जैक जी से सामान परचेज किया आपको भी 10% डिस्काउंट मिलेगा, मैं करूंगा मुझे भी मिलेगा, कानून साहब करेंगे उनको ही मिलेगा, कोई पर्सन ए बी सी डी करेगा सबको वही डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये डिस्काउंट जो है वो जैक डिस वाले क्लेम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर? सर आप रोज कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते हैं? इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। मेरी मर्जी। सिंपल सी बात है, मैं और पीऊंगा। बताएं जी, इसमें कोई मसला है तो बताएं। बाबर आजम पेप्सी पी रहा होता तो आपको मसला नहीं होता। मैंने अगर कोक पी ली तो मसला। वाओ, कितना अच्छा लिखा हुआ है ना। और मिलकर भूख मिटाएं। सर कोक कंटेन कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। यार ये वही बात है, पर मैं कहना नहीं चाहता। एक उर्दू का मुहावरा है, नाट न जाने आंगन टेढ़ा। जो नहीं पीते वो यही कहते हैं। मतलब अगर तुम पानी में ब्लैक इंक डाल के पीते हो और तुम उसे कोक कहते हो तो हम क्या कह सकते हैं? मेरा गला खराब हुआ था, मेरा गला ठीक नहीं हो रहा था,
इसीलिए मैं 30 कोक पी रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं 30 कोक पीऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, दैट्स वाई। मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। वैसे कोक गंदी चीज होती है, इसको नहीं पीना चाहिए। मैं कभी भी आपको इंडोर्स नहीं करता, इसलिए अगर आप कुछ पीना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप ग्रीन टी पिए। अच्छा, इस डिस्काउंट वाले को ना, अब डिस्काउंट की दो कंडीशंस हैं। नंबर वन, नंबर वन कंडीशन क्या थी कि इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट जो है वो मेंशन होना चाहिए। नंबर टू, डिस्काउंट जो है वो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक होना चाहिए, मतलब बिजनेस कंफर्मिटी के मुताबिक जो है वो होना चाहिए। इज दैट क्लियर? जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेता हूँ। किसको किसको रोस्ट करें, किसको रगड़ा लगाएं, बताएं कौन फेमस होना चाहता है? आपको रोड से उठा के स्टार बना दूंगा। चलिए जी, तो कैसे हैं आप लोग? हम बात करते हैं अवैस की। अवैस भाई साहब जो हैं सीए में आए। अवैस भाई साहब ने आके सीए स्टार्ट किया, माँ बाप को ख्वाब दिखाए कि बस मुझे 4 साल के लिए जो है वो पाकिस्तान जो है वो भेज दे, ओ पाकिस्तान कह रहा हूँ, 4 साल के लिए लाहौर भेज दे। जब आपका लड़का 4 साल के बाद वापस आएगा, पत्तों की, बिकॉज पत्तों की से उठ के आया था, तो आप ऑडी होगी और क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर में फिर रहा होगा, 24 घंटे पोर्ट टेबल, बड़े ख्वाब शाब दिखा के माँ बाप के बंदा लाहौर पढ़ने के लिए आ गया। अब सीए में आया तो उसको लग बता गया, मतलब इसकी क्यूएम में 4 अटेम्प्ट लग गई। साहब लगा रहे क्यूएम में क्या हुई, इसकी 4 अटेम्प्ट लग गई। तो फिर कैफ में आया, थकता थकता इसने कहा यार सीए तो होता नहीं है, सीए फजूल चीज है। वापस गया और जाके अपने अब्बा जी को आइडिया दिया कि हम जनरल स्टोर खोलते हैं, उसका नाम होगा ए सी ए जनरल स्टोर। अवैध साहब ने एसीए जनरल स्टोर खोल दिया ताकि अपने इलाके को वो क्या करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं। उन्होंने बड़े आइडियाज लेके आए, बड़े इसने कहा कि हम एक यूनिक स्टोर बनाएंगे, हम साइकिल के ऊपर डिलीवरी दिया करेंगे, ऑनलाइन ऑर्डर आएगा, ऑगमेंटेड रियलिटी आएगी कि लोग अपना मोबाइल खोलेंगे, स्टोर की ऐप डाउनलोड करेंगे, पूरा एक वर्चुअल स्टोर ओपन हो जाएगा, घर बैठ के शॉपिंग करेंगे। और वो क्या करेगा, वो फिर उसमें क्या कर रहा होगा, लोग परचेज कर रहे होंगे। अब्बा जी बड़ा खुश हो गए। इसने कहा ठीक है अब्बा जी, अब स्टोर तो खोलना है तो एक काम करें, भैंसे बेच दे। तो अब्बा जी किससे सारे भैंसे बिकवा दी, फिर इसने अब्बा जी की सारी जिंदगी बिकवा दी। तो भैंसे जमीन सब कुछ इसने बिकवा के क्या किया, अपना वहां पे जनरल स्टोर खोल दिया। अब बाप बेटे दोनों जो बैठ के हैं, हाजी साहब और ये अवैध साहब मिलके स्टोर चला रहे हैं। अब चूंकि इन्होंने थोड़ा बहुत सीए पढ़ा हुआ था, इनको शौक था कि हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, हम कंप्यूटराइज इनवॉइसेस देंगे। अगर कोई बंदा आके 5 रुपए की लाल मिर्ची मांगेगा ना, तो हम उसकी भी इसको क्या देंगे, कंप्यूटराइज इनवॉइस करेंगे। तो नंबर वन क्या कर रहे हैं, इसके पास जो बंदा भी स्टोर पे आ रहा है, ये उसे क्या दे रहे थे, कंप्यूटराइज इनवॉइस इश्यू कर रहे हैं, रसीद इश्यू कर रहे हैं। हर बंदे को क्या है, रसीद मिल रही है। और इनके स्टोर की पॉलिसी है कि 10% डिस्काउंट जो है वो देंगे। तो टोटल बिल बनेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, लिखा होगा टोटल लिखा आएगा, फिर यहाँ पे डिस्काउंट लिखा आएगा 10%, वो लेस किया जाएगा, और फिर यहाँ पे पेड किया जाएगी कि इतनी अमाउंट जो है पे की जा रही है। तो पहली कंडीशन जो है कि इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट लिखा होना चाहिए, वो हमने क्या करना है, वो इसने फुलफिल कर दी। इज दैट क्लियर? और दूसरा क्या है कि डिस्काउंट जो है वो बिजनेस कंफर्मिटी के मुताबिक होना चाहिए, नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक होना चाहिए। मतलब क्या कर रहे हैं, हर बंदे को डिस्काउंट दे रहा है। कस्टमर ए आया, कस्टमर बी आया, कस्टमर सी आया, कस्टमर डी आया, कस्टमर ई एफ जी एच आई जे जो भी आया, हर बंदे को क्या दिया जा रहा है,
10% ही डिस्काउंट दिया जा रहा है। इज दैट क्लियर? अब ये जो डिस्काउंट दे रहा है वो क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। गॉट इट? समझ आया है? गॉट इट? एक दिन ऐसा हुआ कि ये जरा भाई साहब जुम्मे का बाबरकत दिन था। भाई साहब दुकान पे अपनी अकेली बैठे हुए थे और हाजी साहब जो हैं वो चले गए नमाज पढ़ने के लिए। अब ये दुकान के ऊपर बैठा हुआ है। एक दुकान के ऊपर स्पेशल कस्टमर एंटर हुआ। अब उस स्पेशल कस्टमर को देख के भाई साहब ये बोल गए कि दुकान जो है इनके बाप की है, पैसा उन्होंने लगाया हुआ है और जो दुकान के असूल है कि हर एक बंदे को डिस्काउंट कितना देंगे? ये 10% डिस्काउंट देंगे। अब जब दुकानदार में जब उसकी दुकान में वो स्पेशल कस्टमर एंटर हुआ और जब इसको होशो हवास नहीं रहा, जब वो स्पेशल कस्टमर बिल लेके गया तो इसने इनवॉइस को प्रिंट करके दे दी। बट प्रॉब्लम ये हुई, इसने इनवॉइस के ऊपर कितना डिस्काउंट लिख दिया? 35% डिस्काउंट लिख के अगले बंदे को इसने क्या किया? इनवॉइस पकड़ा दी। अब ये बड़ा चिल था, बड़ा खुश था जी 10% डिस्काउंट है, मैंने 35% डिस्काउंट दे दिया है। लेकिन इससे एक गलती हो गई। इसने क्या किया था? इसने जो 10 की बजाय कितना डिस्काउंट दे दिया? 35% डिस्काउंट दे दिया। अब अब्बा जी वापस आ गए, अब्बा जी को भी चला पता क्या है क्या नहीं है। अब क्या किया, महीने का एंड हुआ, इन्होंने अपनी रिटर्न जमा करवा दी। रिटर्न जमा करवाई। जब इनकी सेल्स की चेकिंग हो रही थी कि कौन कौन सी सेल्स की हैं, तो डिपार्टमेंट का एक बंदा आया और वो सीधा कहाँ पे गया? हाजी साहब के पास। तो देखो हाजी साहब, देखें बात है कि हमें आपकी नीयत में शक नहीं है। आप बड़े नेक परहेजगार सारे बड़े अच्छे बंदे हैं। आपका हमें पता है कि आप कारोबार अच्छा कर रहे हैं, दुकान पे लिख के लगाया हुआ है वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, और मिलावट शलावट कुछ नहीं करते, हम सारा कुछ मानते हैं आपको। लेकिन हमने आपकी सारी सेल्स निकाली है, हर सेल के ऊपर 10% डिस्काउंट है। ये वाहिद एक इनवॉइस है हाजी साहब जिसपे आपने क्या दिया? 35% डिस्काउंट दिया। फिर हाजी साहब का चेहरा घुमा होगा अवैस की तरफ। फिर एक लुक्स का तबादला हुआ होगा, एक दूसरे को देखा गया होगा और हाजी साहब के दिल से एक आवाज निकली होगी, गंदी औलाद, इसने ये क्या कर दिया? अब वो डिपार्टमेंट वाले कहेंगे हाजी साहब देखिए हम तो आपकी इज्जत करते हैं, तो हम तो सिर्फ आपके पास आए हैं, हम कोई आपको किसी किस्म का कंप्लेन नहीं करना है। अब मसला ये है कि आपको नॉर्मल कितना डिस्काउंट अलाउ है? 10% अलाउ है। आपने कितना डिस्काउंट दे दिया है? 35% डिस्काउंट दे दिया है। कितने परसेंट आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया बताएं? एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितने परसेंट दिया है वैस ने? 25% डिस्काउंट दिया है। तो ये 25% को क्या कर देंगे? डिस अलाउ कर देंगे। जस्ट एक एग्जाम्पल कैसे डिस अलाउ करेंगे, इस तरह की एडजस्टमेंट जो मैं आपको इतने मजाक में समझा रहा हूँ, ये आपके न्यूमेरिकल्स, मुलाकात एसोसिएट, समाज एसोसिएट, असीमा सीमा एसोसिएट, जीएफ एसोसिएट, उनमें यही एडजस्टमेंट है। और डिस्काउंट की ये एडजस्टमेंट आपसे होती नहीं है, वहां कहते हैं जी हमें क्या आपने क्यों निकाला। अब इसको समझे, नॉर्मल डिस्काउंट कितना जैसा 10%, इसने कितने पे दिया है? 35% के ऊपर दिया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल इसने सेल्स की 8,000 रुपए की। अब ये 8,000 35% डिस्काउंट के बाद है, तो ये कितने को शो कर रही होगी? 65% को शो कर रही होगी। तो अगर आप 8,000 को 65 के ऊपर डिवाइड करें तो आपको क्या मिल जाएगी? क्रॉस वैल्यू मिल जाएगी। कितनी बनेगी बताएं? 12,308। तो टोटल सेल्स कितनी बनती है? 12,308 की। तो इसका 10% डिस्काउंट हम इनको अलाउ करेंगे, कितना होगा? 1230। ये लेस करवा देंगे। अब बताएं इसकी वैल्यू सप्लाई कितनी बनेगी? डबल 1078। इसके ऊपर डिपार्टमेंट 18% का रेट लगाएगा और टैक्स लेगा। कितना बनता है? मैं बड़ा जोश से पढ़ाता हूँ सर, 500 बच्चा बैठा है, आवाज निकलती है। नहीं गर्मी लगती है, ज्यादा बंद नहीं करना।
कल सवाल करवाना, मुझे कराने दे अभी। कितना टैक्स बनेगा? थोड़ा सवाल 1994। तो डिपार्टमेंट जो है ये टैक्स कहेगा आपने हमें ये जमा करवाने। अब हकीकत में क्या हुआ होगा? हकीकत में क्या हुआ होगा, जब इस गंदी औलाद ने सेल्स की थी और 8000 की सेल्स करती थी, 8000 के ऊपर टैक्स कितना लिया होगा बताएं जरा। 8000 के ऊपर जब इनवाइस दी जा रही होगी तो 8000 के ऊपर जब अवैस भाई ने उस एक पुरअसरार पर्सन को इनवाइस दी होगी तो 8000 के ऊपर 65% के 18% के हिसाब से कितना टैक्स होगा? अवैस भाई साहब ने 1440 रुपए का टैक्स जो है वो डिक्लेयर किया होगा। लेकिन जब डिपार्टमेंट वाले आए उन्होंने कहा भाईजान टैक्स तो बनता है 1994, तो कितना टैक्स कम पे किया अवैस ने बताएं? कितना टैक्स कम पे किया अवैस ने? 554 रुपए। तो डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो 554 रुपए ले जाएंगे, कहेंगे हाजी साहब को, हाजी साहब ये 554 रुपए जो है ये आप हमें पकड़ा दें। फिर हाजी साहब अपना बटुआ निकालेंगे, पहले 500 रुपया पकड़ाएंगे, फिर पकड़ाएंगे 50 रुपए, फिर पकड़ाएंगे 4 रुपए, और जब वो 554 रुपए दे के उनको भेज देंगे, फिर उस दुकान में होगा अवैस और अबू जी, शटर बंद हो जाएगा। फिर जब शटर ओपन होगा तो अवैस कह रहा होगा मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, एक दिन मुझे मेरे गुस्सा आ गया, उन्होंने मुझे हॉकी से बहुत मारा, बट दिल के बहुत अच्छे हैं। तो पूरी एक कहानी जो है अवैस भाई सुना रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो स्पेशल डिस्काउंट नहीं देना। डिस्काउंट हमने क्या देना है? डिस्काउंट हमने देना है वही जो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक है, जो हम हर एक पर्सन को डिस्काउंट दे रहे होंगे वही डिस्काउंट देंगे, वही इनवॉइस पे मेंशन करेंगे, वही हमें अलाउ होगा, स्पेशल डिस्काउंट नहीं होगा। अब आपके ऊपर है, आप 5% डिस्काउंट देते हैं, 10% डिस्काउंट देते हैं, 15%, 25%, 30%, लेकिन अगर जो भी डिस्काउंट दे रहे हैं वो सबको डिस्काउंट देंगे, तो आप डिस्काउंट के ऊपर क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अभी तो पूरी कहानी बताई है, ये आपके न्यूमेरिकल्स की सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट है। बच्चे फोत हो जाते हैं, मतलब जब सीए में आते हैं तब छोटे बच्चे होते हैं, और जब तक उनको ये एडजस्टमेंट समझ आती है, ये एडजस्टमेंट समझ आनी है, और कल कहना दज्जाल इनके सामने आ जाना है। तो इसको समझ लें कि इस तरह से डिस्काउंट को हम ट्रीट कर रहे होंगे, और न्यूमेरिकल्स में डिस्काउंट का ट्रीटमेंट इस तरह से लिया जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? यार एक मिनट, मैं ग्रीन टी पीऊंगा। मैंने अपने माइंड को इतना कंफ्यूज किया हुआ है कि मेरा माइंड कह रहा था कोक पीनी है, बट मैं ग्रीन टी पीऊंगा। जी जनाब, ये क्लियर है, आगे चले। अबे भूलोगे तो नहीं? हाँ भी अवैस भाई, कैमरे के सामने हाथ हिला दे, आपको हमने सड़क से उठा के स्टार बना दिए। वाह! सर आप ग्रीन टी क्यों पीते हैं? बिकॉज चर्च बहुत महंगी है इसलिए, वरना चर्च पी रहा होता बैठ के। लॉजिकल सवाल करें। अब जो सवाल पूछ रहा है, मैं सिर्फ ये शो कर दूं कि किसने सवाल पूछा है, पूरी आवाम तो चलेगा पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सारे 65% कहाँ पे आया? या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब ये वही बात हुई कि हम पिछले 15 मिनट से पूरी कहानी डिस्कस कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप पूरी रात बैठ के हीर रांझा सुनते रहे, सुबह उठ के आपने पूछा कि हीर लड़की थी कि लड़का था। ये वही आपने बिल्कुल लिटरली आपने वही काम किया। अभी यहाँ पे बताया है कि नॉर्मल सेल्स 10% पे करते हैं, आपने एक बंदे को सेल्स कर दिया 35% के ऊपर, और सेल्स आपने की है 8000 की। अब 8000 35% के बाद कितने को शो कर रहा होगा? 65 को। इसे ग्रॉस अप किया 65 पे डिवाइड करके।
अब इसको ट्रीट करने के वेरियस वेज होते हैं, वो हम जाके न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर रहे होंगे कि किस किस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं, किस किस तरह से हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। बट समझ आ गया कि डिस्काउंट क्लेम करने का असूल क्या होता है, डिस्काउंट क्लेम करने का रूल क्या होता है, किन के मुताबिक हम डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। 2 नंबर जो है 2 नंबर का पेपर में आएगा, बताएं ट्रेड डिस्काउंट अगर हमने क्लेम करना है तो क्लेम करने के असूल क्या है, तो बताएं क्या असूल है। नंबर 1, इनवॉइस के ऊपर मेंशन होना चाहिए। नंबर 2, ये डिस्काउंट जो है वो आपकी बिजनेस कंफर्मिटी के मुताबिक होगी। क्या कौन सा 2 पॉइंट है? नंबर 1 इनवॉइस के ऊपर मेंशन होना चाहिए, नंबर 2 बिजनेस कंफर्मिटी के नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के मुताबिक होना चाहिए। अगर होगा तो डिस्काउंट क्लेम कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो डिस्काउंट क्लेम नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। ये नोट्स फॉर स्टूडेंट में आपने याद रखना है कि रिमेंबर जो थर्ड स्केड्यूल आइटम्स होती हैं जिनको हम रिटेल आइटम्स कहते हैं, गालिबन अगर मेरी रिटेल आइटम्स की स्लाइड्स पूरी हो गई जल्दी तो हम संडे को रिटेल आइटम्स कर रहे होंगे, वरना आपको नॉर्मल स्लाइड्स के ऊपर मैं करवा दूंगा। हम मंडे को डिस्कस करेंगे कि रिटेल आइटम क्या होती है, वहां पे हम इनको सीखेंगे क्या है किस तरह से, तो आपको समझ आएगी। बेसिकली ये कोक जो है ये एक रिटेल आइटम है। मैं गया हूँ, दुकानदार ने मेरे से ये नहीं कहा कि यार ये 50 रुपए की बोतल है, ये तुम मुझे 50 रुपए दो, इसके साथ तुम मुझे इतने % GST दो। ऐसा उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे मैं पेमेंट करके आ गया हूँ, उसके ऊपर कीमत प्रिंटेड थी, मैं पे करके आ गया। तो रिमेंबर जो रिटेल आइटम्स होती हैं इसके ऊपर डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। रिमेंबर जो भी रिटेल आइटम्स होती हैं उसके ऊपर डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। नंबर 2 जो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता है, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का भी कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं होता। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट क्या होता है? अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है कि आपने एक बंदे को आज सेल्स की है 10,000 रुपए की, उसने कहा कि मैं 30 डेज के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। आपको जो है इमरजेंसी पड़ गई, आपके यार पैसे दे सकते, मेरे पास पैसे नहीं है, आपने कहा यार मुझे 8,000 ही दे दे, आप उससे 8,000 लेके आए, लाइबिलिटी खत्म हो गई है, तो आपने उससे अर्ली पेमेंट करवाई है और आपने 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। ये जो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता है इसको भी आप क्लेम नहीं कर सकते, ये भी आपको अलाउ नहीं होता। तो ये 2 बातें जो है आपने याद रखनी है। इज दैट क्लियर? सर सम टाइम रिटेल आइटम पे डिस्काउंट होता है मार्च पे, आप मार्च पे ना जाया करें, आप जाके लोकल दुकानों पे ले लिया करें, होता है तो खुद रहने दें। क्या अभी हम इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं? क्या अभी मैंने 25% गुड्स की बात की या नहीं की ना? फिर कहते बूटा गाला करता है, भाई जो बात करो उस पे आओ। आगे जाने की पड़ी हुई है, इतना आगे जाने का शौक है तो पिछले टाइम में जरा पेपर क्यों नहीं पास हुआ? अगर करता पेपर पास तो आज यहाँ ना बैठा होता। शो कर रहा है कि तू रिपीटर है, सुकून से बैठ जा, जो करवा लूं वो अभी कर, आगे नहीं जाना। वाह, सवाल चेक करें कि डिस्काउंट कूपन्स और ट्रेड डिस्काउंट में क्या फर्क है। तालियां, वाह वाह। और भाई ट्रेड डिस्काउंट आपको इमीडिएट मिलता है, आप दुकान पे गए हैं, सामान खरीदा है, पेमेंट किया, डिस्काउंट मिल गया, ये ट्रेड डिस्काउंट है। डिस्काउंट कूपन क्या है कि अभी आप सामान ले, जो आपको कूपन दे रहे हैं, अगले साल या 2 महीने बाद 3 महीने बाद आओगे, ये कूपन शो करना, तब डिस्काउंट देंगे। वो जो कूपन है जो अभी आपने क्लेम ही नहीं किया वो कूपन है, उसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, उसको हम मानते ही नहीं है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अभी तक जो हमने बातें की है वो सारी क्लियर है। नॉर्मल सप्लाई क्या होगी, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब कुछ क्लियर है। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं। अगर डिस्काउंट नॉर्मल 10% था, आपने 5% दिया है, तो क्या करेंगे? तेरे को शर्म नहीं आती?
मासूम आवाम का खून चूसने वाले खूनखार दरिंदे, जब तूने खुद कहा हुआ है कि मैं 10% डिस्काउंट दूंगा, तूने क्यों उस मासूम कस्टमर को 5% डिस्काउंट दिया? तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती? चलें आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग कुछ सिनेरियोस पे बात करेंगे। आपको ये नोट्स में टेबल गिवन होगा, आप इसको टेबल से पढ़ लीजिएगा। हम क्या करते हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। अभी कुछ सिनेरियोस हैं, इन सिनेरियोस को हमें डील करना है, देखना है कि हम किसको किस तरह से ट्रीट कर रहे होंगे। हम देखेंगे कि क्या क्या है, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट है, हम उसको अब यहाँ पे लेके चलेंगे। अब ये सिनेरियोस थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं, ये सिनेरियोस जो हैं वो क्या किए जा सकते हैं, ये सिनेरियोस वो न्यूमेरिकली पूछ सकता है, ये सिनेरियोस जो हैं वो क्या कर सकता है, आपसे एक इंडिपेंडेंट 7 नंबर का सवाल पूछ ले, 5 नंबर का सवाल जो है वो पूछ ले और कह दे कि यार ये हमारा सिनेरियो है, बताएं इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई किस तरह से डिटरमिन हो रही होगी। ये तमाम चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, लेकर चलनी है। अब ये सिनेरियोस आपके साथ कल जो पीडीएफ में नोट शेयर हुए हैं ना, उसमें टेबल है, आप उसको जरा ओपन करें और उस टेबल के ऊपर आए तो आपको समझ आ जाएगा। ओपन कर लिए? कल आपको टेबल गिवन किया था, ओपन कर लिए? अब उसमें आप देखेंगे लेफ्ट कॉलम में लिखा हुआ है सिनेरियो क्या है, और राइट कॉलम में हमने लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट क्या है। ये हमने बताने हैं, ये हमने लेके चलना है। अब पहला है कि अगर आप कोई सिनेरियो, यहाँ पे थोड़े से आगे पीछे है, वहां टेबल पे आपने क्या करने हैं, रिलेट कर लेने हैं। पहला है कि अगर आप कोई चीज सेल करते हैं, कुछ कंसिडरेशन जो है वो आपको कैश में मिल जाती है, कुछ अमाउंट जो है वो आपको मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कोक लेने जाता हूँ, मेरे पास पैसे पूरे नहीं होते तो मैं उनको ये माउस दे आता हूँ और साथ थोड़े से पैसे दे आता हूँ। तो अब उस बंदे को क्या मिला है, उस बंदे को कुछ अमाउंट कैश में मिल रही है और कुछ जो है उसको इन काइंड मिल रही है। तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, रिमेंबर, जो उसको कैश में अमाउंट मिली है वो, प्लस जो हमने उसको एसेट दिया है उसकी ओपन मार्केट प्राइस, वो ओपन मार्केट प्राइस को हम ऐड करेंगे और ये क्या होगी, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कहला रही होगी, वो कंसीडर हो रही होगी। गॉट इट? जैसे फॉर एग्जांपल आप आ जाते हैं, आप एक मोबाइल फोन खरीदते हैं जाके, तो आप कुछ अमाउंट कैश में पे करते हैं, बाकी ओल्ड मोबाइल देते हैं और नया मोबाइल लेके आ देते हैं। अब दुकानदार के लिए क्या होगा कि उसने कितना कैश लिया और जो ओल्ड मोबाइल लिया है वो कितने का सेटल हुआ, तो ये क्या होगी, उसकी वैल्यू सप्लाई ट्रेड हो रही होगी। उसके अलावा अगर आप सप्लाई कर रहे हैं एसोसिएट्स में, देखिए एसोसिएट्स हमने कल ही पढ़ा था कि एसोसिएट्स क्या होते हैं, दीज आर द क्लोजली रिलेटेड पर्सन। ये कौन है, क्लोजली रिलेटेड पर्सन है, जो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अगर एसोसिएट्स में सप्लाई की जा रही है तो खुद बताएं, क्या आप वो मार्केट बेस्ड सप्लाई करेंगे?
जो हमने कल एसोसिएट्स पढ़े थे। अब आप अपने पार्टनर को तो कभी भी मार्केट रेट के ऊपर सामान नहीं बेचेंगे, सस्ता ही बेचेंगे। उनके लिए फिर क्या है रूल के, इनके लिए ओपन मार्केट प्राइस जो है, मतलब जो मार्केट में आम कस्टमर के लिए है, वही क्या होगी, इनके लिए भी वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। उसके बाद अभी सारे सिनेरियोज आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल में गिवन किया था कि जी आपकी दुकान है, उस पर चाचा आ गया, चाचे को चीज इतनी की बेच दी, एसोसिएट है आपका, आपकी सप्लाई वो कंसिडर नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, जो आपकी ओपन मार्केट प्राइस है उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, वैल्यू सप्लाई को लेके चल रहे होंगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर सामान बेचते हैं तो हमेशा याद रखना इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्या किया जाता है, इंस्टॉलमेंट के ऊपर मार्कअप जो है, इंटरेस्ट जो है वो लिया जा रहा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कैश में सेल करते हैं, तो कैश में आप सामान बेचेंगे 1 लाख रुपए का, उधार पे सामान बेचेंगे तो 1500 का बेचेंगे। ये जो 500 रुपया है, ये क्या है, आपका इंटरेस्ट है या ये क्या है, मार्कअप है। रिमेंबर, इस इंटरेस्ट या इस मार्कअप के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। तो अगर आपने कभी भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर सामान बेचा, तो जो कैश प्राइस होगा वही आपकी क्या होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कंसीडर हो रही होगी। उसके बाद अगर ट्रेड डिस्काउंट है, डिस्काउंट तो हमने पढ़ लिया है, किस तरह से लेके चलेंगे, क्या कुछ कंडीशंस हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, कि डिस्काउंट को क्लेम करने का ये तरीका है, इस तरह से हमने उसको लेकर चलना है। उसके बाद अगर कोई भी ऐसी स्पेशल ट्रांजैक्शन है जिसकी हम वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते, तो उसके लिए सिंपल जो भी मार्केट प्राइस होगी, उस मार्केट प्राइस पे हम क्या करेंगे, इसको लेके चल रहे होंगे, उस मार्केट प्राइस पे हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। उसके अलावा अगर एसोसिएट्स हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये साइड रिपीट हो गई है। अगर गुड्स इंपोर्ट की है, तो जो कस्टम वाले जो है, जो उन्होंने कीमत डिटरमिन की होती है, वही क्या हो जाएगी, हमारी पहले सप्लाई हो जाएगी। अगर एफपीआर को लग रहा है कि अगर आपने सप्लाई वगैरह की है, तो गुड्स वगैरह मंगवाई है, आपने अंडर इनवॉइसिंग की या प्रॉपर वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की, तो फिर वो क्या करेंगे, वो एक वैल्यूएशन कमेटी जो है वो बिठा देंगे। वैल्यूएशन कमेटी जो कीमत डिटरमिन कर लेगी, वही क्या होगी, आपकी वैल्यू सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। आप एक प्लांट इंपोर्ट करते हैं और आप क्या करते हैं, उस प्लांट की वैल्यू कहते हैं 1 करोड़ है, वो कहते हैं पागल है, इतना बड़ा प्लांट 1 करोड़ का, 1 करोड़ की तो आज गाड़ी नहीं आती। वो फिर क्या करेंगे, आपको नहीं मानेंगे, फिर वो क्या करेंगे, एक वैल्यूएशन कमेटी बिठाएंगे, एक वैल्यूएशन कमेटी लगाएंगे, उसमें ट्रेड के कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, कुछ इनलैंड रेवेन्यू के बैठे होंगे लोग, वो जो डिटरमिन कर देंगे वैल्यू, वही क्या कंसीडर होगी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो कंसीडर हो रही होगी। इसके अलावा अगर आप किसी को भी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए गुड्स देते हैं, टॉल मैन्युफैक्चर वगैरह को, वो जो कीमत चार्ज करता है वही क्या होती है, आपकी वैल्यू सप्लाई कंसीडर हो रही होती है। फिर जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये वापडा वगैरह होते हैं, जो इनकी एनर्जी परचेज प्राइस वगैरह होती है, ये इनकी वैल्यू सप्लाई है। ये आपको पेपर में शायद ना पूछे कि वापडा की वैल्यू सप्लाई क्या होती है, जो न्यूमेरिकली पॉइंट थे वो इससे पहले पहले से हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा यूज व्हीकल को अगर आप वैल्यू एडिशन करके बेच रहे हैं, मतलब आपने मेहरान ली है, पुरानी मेहरान ली, उसमें वैल्यू एडिशन किया, मतलब उसके दरवाजे आपने ऊपर कर दिए हैं, उसमें आपने रॉकेट इंजन लगा दिया है, और आप अपने आप को विन पेट्रोल कह रहे हैं, जी मैं विन पेट्रोल हूँ और मैं स्लो एंड फ्यूरियस बनाऊंगा, तो वो जो आप वैल्यू एडिशन करके गाड़ी बेच रहे हैं, जो कीमत आपको मिल रही है, वो जितने खरीदी से उसका डिफरेंस लेंगे, जो गेन है वो आपकी वैल्यू सप्लाई हो रही होगी। उसके अलावा अगर आप रिटेल आइटम बेच रहे हैं, तो रिटेल आइटम की जो प्राइस जो भी है, जो मैन्युफैक्चरर ने तय की है, वही आपकी क्या कंसीडर होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। और जो इलेक्ट्रिक और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, अगर आप अपने घरों के बिल पकड़ेंगे आज, तो उस पर लिखा होगा कि सेल्स टैक्स चार्ज किया था। सेल्स टैक्स जिस अमाउंट पे चार्ज किया जा रहा है, एनर्जी प्राइस और ये तमाम सब्सिडी, रिबेट्स, लेट पेमेंट, डिफॉल्ट सरचार्ज डाल डूल के, वो जिस अमाउंट के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है कहला रही होगी। अगर आप गुड्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो इंपोर्ट के टाइम के ऊपर कस्टम वालों ने आपके गुड्स की वैल्यू डिटरमिन कर दी है, वही आपके क्या कंसीडर होगी, वैल्यू सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। ये हमने बात कर ली है कि नॉर्मल केसेस पे एफबीआर की वैल्यू और आपकी वैल्यू विच एवर इज हायर, वही हमारी वैल्यू सप्लाई कंसीडर होती है। तो ये तमाम केसेस जो है वो हमने वैल्यू सप्लाई के डिस्कस कर लिए हैं।
एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं। एसआईडी वेयर लिमिटेड ने सप्लाई किया 2000 टन ऑफ स्टील टू ज़ुहेब लिमिटेड। मार्केट प्राइस जो है सप्लाई की 2.8 बिलियन थी, इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं था। और इनटू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द ज़ुहेब लिमिटेड हैज requested to settle the price by transferring a portion of building having a market value of 2.5 million और 75,000 रुपया उसने कैश पे किया। अभी हम पढ़ते हैं, अगर हम इन काइंड पे करेंगे तो जो एसेट दे रहे हैं उसकी ओपन मार्केट प्राइस प्लस जो हमने कैश दिया है वो हमारी क्या कंसीडर होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। उसके बाद आसिफ सन स्टार्टेड हिज बिजनेस इन जुलाई 2022। In order to assist him, Asif supplied him the goods at a discount of rupees 2.5 million. उसने उसको 25 लाख का सामान बेच दिया और डिस्काउंट दिया 18% अगेंस्ट द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। हालांकि बिजनेस में कितना डिस्काउंट अलाउ है, 8% अलाउ है, तो उसने 10% डिस्काउंट ज्यादा दे दिया है। तो हम ये जो 10% डिस्काउंट है इसे हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड बैक कर देंगे, ये अलाउ नहीं होगा। उसके बाद उसामा ने 200 केजी सप्लाई किया थर्ड स्केजूल आइटम मुनव्वर लिमिटेड को 500 की कीमत के ऊपर, हालांकि रिटेल प्राइस 900 की है, तो 900 जो है सप्लाई कंसीडर होगी, रिटेल प्राइस के ऊपर कोई किसी किस्म का डिस्काउंट जो है वो अलाउ नहीं हो रहा होता। सो दैट वाज ऑल अबाउट वैल्यू सप्लाई। ये हमारी सारी बात थी वैल्यू सप्लाई की, कि इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और इस तरह से हमारी वैल्यू सप्लाई जो है वो चल रही होती है। अब यहाँ पे हमारे साथ सारे सेल्स डेफिनेशन सब कुछ जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास जो अगला एरिया शुरू होगा दैट विल बी प्रोविजंस, और वो हम हार्डली 3 से 4 दिन काम है। उसके बाद सेल्स टैक्स, ये करने के बाद प्रोविजन हम वी विल बी एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो अब ये जो हमने वैल्यू सप्लाई की है दिस विल बी द बेस। जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे वो हमें सिनेरियोस गिवन करेगा, ये हमारी बेस बनेगी, ये हमने डिटरमिन करना है कि बताएं कि किस किस के ऊपर किस तरह से वैल्यू जो है वो डिटरमिन होनी है। सो आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से कंफर्म 110% एडजस्टमेंट जो है वो आपको आनी ही आनी है, हर हालत में उसने ये पूछना ही पूछना है आपको। अगर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू सप्लाई समझ आ गई हो गई है, आपका पेपर जो है न्यूमेरिकली बड़ा इजीली हो। तो कल हम स्टार्ट करेंगे रूल्स एंड प्रोविजंस को। कल देखेंगे सेल्स टैक्स किस तरह से चार्ज होता है और किस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। गालिबन सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, गालिबन हम वेडनेसडे थर्सडे को सेल्स टैक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड विल बी एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। हम जो है वो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।